नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच फिर से सियासी दंगल शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर वसुंधरा राजे की पिछली सरकार के समय हुए कथित भ्रष्टाचार पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए सचिन पायलट खुलकर विरोध में उतर आए हैं। पायलट के मुताबिक अशोक गहलोत को वो 2 चिट्ठी लिख के चुके हैं और लेकिन गहलोत ने कोई एक्शन नहीं लिया है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री गहलोत का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कई भ्रष्ट अधिकारी पर छापे मारे हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम गहलोत ने पायलट के विरोध पर पूछे गए सवाल को कहते हुए टाल दिया कि उनकी सरकार का ध्यान महंगाई कम करने पर है। देश के अन्य राज्य की तरह हरियाणा में भी गेहूं की फसल पर मौसम की भारी मार पड़ी है। इसके चलते फसल की उपज और क्वालिटी भी प्रभावित हुई है। केंद्र सरकार ने गेहूं की खरीद के नियमों में हरियाणा के किसानों को छूट दी है। केंद्र की छूट के बाद अब राज्य में 80% तक फीकी चमक वाले बेजान गेहूं की खरीद सरकारी एजेंसी पर करेगी और इस फसल पर 5.31 रुपये प्रति क्विंटल की मूल्य कटौती की जाएगी। बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसलें को काफी नुकसान हुआ था। महाराष्ट्र के जिस रैपर राजेश मूंगसे पर एकनाथ शिंदे सरकार को अपने गाने के जरिए बदनाम करने का आरोप लगाया था, उसकी गिरफ्तारी पर फिलहाल महाराष्ट्र के ठाणे जिले की कल्याण सत्र अदालत ने रोक लगा दी है। मूंगसे पर पन्ना खो के गाना गाकर शिंदे सरकार को बदनाम करने का आरोप है। कल्याण सत्र न्यायाधीश आरजी वाघमारे ने मूंगसे को सुरक्षा प्रदान करते हुए शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन को भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के बाद अब मोहल्ला बसों की भी शुरुआत होने जा रही है। हालांकि मोहल्ला बसें अभी प्लानिंग की स्टेज पर ही चल रही है। एक छोटे आकार के इलेक्ट्रिक बसें होंगी और उन्हें खास उन इलाकों में चलाया जाएगा जहां सड़क की चौड़ाई कम है। मोहल्ला बसों की डिजाइन, डिस्टेंस, किराया समेत कई चीज़ों की योजना बनाने के लिए इंटरनेशनल एक्सपर्ट काउंसिलिंग प्रोग्राम रखा गया। इसमें दक्षिण कोरिया, कोलंबिया, अमेरिका के एक्सपर्ट शामिल होंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने मंगलवार को 189 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में बीबीएमपी आयुक्त रहे अनिल कुमार का भी नाम है। बीजेपी ने उन्हें कोर कटागरे निर्वाचन क्षेत्र प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस ने अनिल के विरोध में कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर जी परमेश्वर को मैदान में उतारा है। उन्होंने कहा कि अनिल कुमार एक IAS अधिकारी थे, हमने साथ काम किया था, अब वह बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि यह बेहद जरूरी है कि कांग्रेस सत्ता में आए, क्योंकि देश में ऐसी कई चीजें हैं जो हो रही है जो नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को असम के दौरे के दौरान करीब 14,300 करोड़ रुपए की लागत से एक एम्स और 3 मेडिकल कॉलेज सहित कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। एक बयान में कहा गया कि अन्य परियोजनाओं में मोदी पालसलवाड़ी और सुआलकुची को जोड़ने वाले ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल की आधारशिला भी रखेंगे और घर शिवसागर के सौंदर्यीकरण अभ्यास की भी शुभारंभ करेंगे। मोदी की यात्रा का एक मुख्य आकर्षक मेगा बिहू नृत्य होगा, जिसमें 10,000 से अधिक कलाकार शामिल होंगे। लगातार 2 दिन से हड़ताल पर बैठे एलायंस एयर के पायलटों ने बुधवार को फिर से काम शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक एलायंस एयर ने हाल ही में इन पायलटों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। साथ ही उन्हें ड्यूटी पर वापस आने के लिए भी कहा गया था। वहीं एक अधिकारी ने बताया कि पायलटों द्वारा उठाए गए मुद्दों को लेकर उनसे बातचीत चल रही है। सोमवार और मंगलवार को लगभग 70 से 80 पायलट प्री कोविड स्तर पर वेतन की बहाली और अन्य मुद्दों के साथ भत्तों का भुगतान न करने विरोध में हड़ताल पर चले गए थे। खुदरा महंगाई मार्च में 15 महीने के निचले स्तर 5.66% पर आ गई। मुख्य रूप से खाने के सामान सस्ता होने से महंगाई दर घटी है। मार्च में मुद्रास्फीति का आंकड़ा RBI के संतोषजनक स्तर की ऊपरी सीमा 6% के भीतर है। RBI को मुद्रास्फीति 2 से 6% के बीच रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी 2023 में 6.44% और 1 साल पहले मार्च में 6.95% थी। नवरात्रि और रामनवमी पर होने वाले कार्यक्रमों के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हर जिले को 1-1 लाख रुपए जारी किए थे। हालांकि कुछ लोगों को सरकार का यह फैसला पसंद नहीं आया और सरकार के इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में PIL दायर करके सरकार के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की गई। लेकिन हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सरकार का फैसला संविधान के आर्टिकल 27 का उल्लंघन नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय, जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, सरकार किसी के सीधे तौर पर कोई पैसा जारी नहीं किया था। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में अधिकतम तापमान कुछ दिनों में 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मंगलवार को सफदरगंज मौसम स्टेशन पर लगभग अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस था और 16 अप्रैल तक 40 डिग्री तक बढ़ सकता है। 17 और 18 अप्रैल को तापमान लगभग 40 डिग्री रहने की संभावना है। मंगलवार को शहर के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सफदरगंज से अधिक दर्ज किया गया था।
भले ही चुनावी राज्य कर्नाटक में अमूल बनाम नंदिनी की लड़ाई तुल पकड़ने लगी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस कारपोरेट युद्ध के केंद्र में कर्नाटका गौरव और घरेलू ब्रांड पर निर्भर अर्थव्यवस्था है तथा राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा को इस मुद्दे पर बहुत सावधानी से कदम बढ़ाने होंगे, क्योंकि इस मुद्दे ने सप्ताहांक जितनी सुर्खियां बटोरी उससे ज्यादा ये आने वाले दिनों में राजनीतिक आख्यान पर हावी हो सकता है। गुजरात डेयरी अमूल ब्रांड के दूध और दही के बेंगलुरु में प्रवेश पर विपक्ष नाराज क्यों है? गुजरात स्थित अमूल डेयरी के अपने दूध और दही ब्रांड के साथ कर्नाटक बाजार में प्रवेश की 5 अप्रैल की हुई घोषणा के बाद यह हुई है। नरेंद्र मोदी सरकार का केंद्र सरकार के अधीन कार्य करने वाले लाखों सरकारी कर्मचारी के लिए आज एक खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार के CGHP सेवाओं का लाभ लेने वाले सरकारी कर्मचारी उनके परिवार के लिए दी और जा संग इस सेवा को कुछ विस्तार और बदलाव भी किया है। स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी इस सेवा के जरिए सरकारी कर्मचारी अब भी निजी अस्पतालों में इलाज के लिए जाएंगे, तब उन्हें नए नियम के तहत सेवाएं प्राप्त होगी। CGHS स्वास्थ्य सेवा का लाभ लेने वालों के लिए बड़ी खबर है, सरकार ने हमें बदलाव किए हैं। कर्नाटक में टिकट नहीं दिए जाने से नाराज लक्ष्मण सावदी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट से इनकार के बाद लक्ष्मण सावदी ने कहा, मैंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला किया है। सावदी जिले की अथानी विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रहे और पिछले चुनाव में उन्हें कांग्रेस के तत्कालीन उम्मीदवार महेश कुमारलथी के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था। कुमारलथी दल बदलने वाले कांग्रेस के उन नेताओं में थे जिन्होंने कांग्रेस जद गठबंधन की तत्कालीन सरकार को गिराने और 2019 में BS येदियुरप्पा के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाने में मदद की थी। वित्तीय वर्ष खत्म होने तक कई जिलों में ट्रेजरी का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो पाने और आयकर GPF और पेंशन स्कीम का चयन करने में लेट लतीफ के चलते प्रदेश के लगभग 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी अधिकारी को मार्च माह का वेतन अब तक नहीं मिल पाया है। कुछ जिले में तो सारी जानकारियां DDO को देने के बावजूद ट्रेजरी में इसकी जानकारी अपडेट नहीं की गई। वित्त विभाग का इस मामले में कहना है कि उनकी ओर से सॉफ्टवेयर अपडेट करने के साथ ही सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ट्विटर के नए CEO एलन मस्क ने जब से इसकी CEO का पद संभाला है तब से यह माइक्रो ब्लॉगिंग साइट खासा चर्चा में रहती है। चाहे वो ब्लू टिक के लिए चार्ज लेना हो या ट्विटर की चिड़िया को हटाकर उसके बदले डॉग आइकन लगाना हो। इस बीच मस्क ने BBC को ताज़ा इंटरव्यू दिया है। उनसे सस्टेनेबल तमाम मुद्दों पर सवाल पूछा गया। सवालों की कड़ी में उनसे ट्विटर से नरेंद्र मोदी पर बनी विवादित डॉक्यूमेंट्री के कंटेंट हटाने को लेकर सवाल पूछा। इस पर मस्क ने बड़ा अटपटा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। एलन मस्क ने कहा, जिस मुद्दे से ट्वीट हटाए गए उन्हें ज्ञान भी नहीं है। दिल्ली नगर निगम के मेयर के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। अधिसूचना के मुताबिक 26 अप्रैल को MCD में सदन की बैठक होगी। इस बैठक में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। अधिसूचना जारी होने के बाद अब प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 18 अप्रैल को समाप्त होगी। इसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। इससे पहले मेयर का चुनाव फरवरी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बढ़ते कोरोना के नए मामलों के बीच राज्य स्तरीय कोविड सलाहकार समिति और उच्च स्तरीय टीम 9 के साथ यूपी की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। CM योगी ने कहा कि अस्पतालों में मास्क का प्रयोग अनिवार्य हो, कोविड के बचाव के लिए जागरूकता बढ़ाएं, बुजुर्ग, बच्चे और बीमार लोग भीड़ भाड़ से बचे। CM योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि नगर निकाय चुनाव के बीच हर व्यक्ति की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हो। राज्य निर्वाचन आयोग से संवाद कर आप लागू करें। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 9 विधायक वाली RLD के लिए निकाय चुनाव से पहले राज्य स्तर का दर्जा हटाना उनकी सहयोगी पार्टी सपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसका असर निकाय चुनाव में पड़ने की संभावना है। राजनीतिक जानकारों की माने तो सपा RLD के जरिए पश्चिमी यूपी में बीजेपी को चुनौती देने के फिराक में लगी थी। हाल में अभी खतौली के उपचुनाव में मिली जीत के बाद सपा अपने को मजबूत मान रही थी। अगर कहीं RLD का चुनाव चिन्ह छिन गया तो सपा के गठबंधन को परेशानी हो सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषक ओमदाकांत की माने तो RLD का दर्जा छीनने से पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं पर इसका असर पड़ेगा। केंद्र सरकार फसल बीमा योजना में बदलाव कर सकती है। खास बात यह है कि बीमा के नए फॉर्मेट को इसे खरीफ सीजन में लागू किए जाने की उम्मीद है। दरअसल पुराने फसल बीमा फॉर्मेट के तहत बीमा कंपनियों को फसल मुआवजा देने में ज़्यादा खर्च करना पड़ता था, इसलिए कंपनियां फसल बीमा योजना करने से पीछे हट रही थी। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने फसल बीमा योजना में बदलाव करने का फैसला किया। अब कहा जा रहा है कि नए फॉर्मेट के तहत राज्यों को 2 नए ऑप्शन दिए जाएंगे। इसके आधार पर बीमा कंपनी किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान करेगी। खबर यह भी है कि सरकार पशु बीमा स्कीम भी जल्द ही बदलाव कर सकती है।
ई फार्मेसी कंपनियों को लेकर केंद्र सरकार जल्द ही नए नियम लागू कर सकती है। कारण ई फार्मा कंपनियों का डेटा के दुरुपयोग को लेकर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। पिछले लंबे समय से इसको लेकर विवाद चल रहा है। अब जल्द ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इस फार्मेसी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक के बाद सरकार नए नियमों को लागू कर सकती है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने 8 फरवरी को ऑनलाइन दवाइयां बेचने वाली कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस में 12 दिसंबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया था। इस आदेश में बिना लाइसेंस की दवाओं को ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाई गई थी। हमारे देश में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रेलवे सबसे सुरक्षित साधन माना जाता है। भारतीय रेलवे एक तरफ जहां ट्रेनों को सुरक्षित, संरक्षित और समयबद्ध तरीके से चलाने के लिए तमाम तरह की तकनीकी बदलाव करता रहता है, वहीं दूसरी तरफ यात्री सुविधाओं को लेकर भी रेल नियमों में बदलाव किए जाते हैं। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे ने दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित सीटों के कोटे का लेकर नया बदलाव किया है। रेलवे की माने तो यह बदलाव इसलिए किया गया ताकि दिव्यांगजनों की यात्रा के दौरान सीट को लेकर किसी भी तरह की परेशानी ना हो और उनकी यात्रा आरामदायक हो सके। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।